और जो पोलर डाइलेक्ट्रिक था उसके अंदर रोटेशन ऑफ डाइपोल मॉलिक्यूल्स होता था। तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट या पोलराइजेशन डेंसिटी होगी वो होती है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अगर उस फील्ड के रिस्पेक्ट में हम देखना शुरू करें तो उस क्वांटिटी को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो आपके पास आ गया कापा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल्स टू 1 प्लस काय यानी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया ही होंगे। बच्चों, आज की जो क्लास है इसमें हम लोग बात करेंगे पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है और इनका रिलेशन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ हम कैसे डिराइव करते हैं। इस पर न्यूमेरिकल्स भी बन जाते हैं। तो आज की क्लास बड़ी मज़ेदार होने वाली है। तो जल्दी से फटाफट से वो जो लाइक बटन है उसे दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, क्योंकि देखिए स्टैट्स के हिसाब से आप में ज़्यादातर बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, क्या आपको फिजिक्स समझ में आने लगी, आपको फिजिक्स में मज़ा आने लगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग बच्चों बात करेंगे सबसे पहले पोलराइजेशन डेंसिटी के बारे में। अगर आपको याद हो, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी इसका थोड़ा सा डिस्कशन, थोड़ा सा हिंट आपको इसके बारे में दिया था। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है। देखिए, जब हम एक डाइलेक्ट्रिक को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, हमने उसका पोलराइजेशन प्रोसेस सीखा था। दोनों ही पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए, दोनों के लिए हमने पोलराइजेशन प्रोसेस सीखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के उसे मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ताकि आपको आसानी हो जाए ये वाला टॉपिक समझने में। ठीक है, तो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है? बेसिकली जब भी हम एक डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, मान लीजिए ये हमने एक्सटर्नल फील्ड के लिए एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ले ली हमने और दूसरी एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट ले ली, और यहां पर हमने एक डाइलेक्ट्रिक को रख दिया। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जब एक्सटर्नल फील्ड में डाइलेक्ट्रिक को रखा जाता है तो इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव प्लेट के साइड वाले सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाता है, और इसी प्रोसेस को बोलते थे हम पोलराइजेशन। नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल का डेवलप हो जाना ऑन अ डाइलेक्ट्रिक, दिस इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक। अब ये पोलराइजेशन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? देखिए, अगर एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रांग होगी, मैंने आपको कल दो प्रोसेसेस सिखाई थी कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर तो स्ट्रेचिंग ऑफ मटेरियल होता था, एटम जो है मॉलिक्यूल वो स्ट्रेच हो जाता था, जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट होकर के डाइपोल मोमेंट इंड्यूस करते थे। और जो पोलर डाइलेक्ट्रिक था उसके अंदर रोटेशन ऑफ डाइपोल मॉलिक्यूल्स होता था। तो ये दोनों प्रोसेसेस इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपने जो एक्सटर्नल फील्ड इसको पोलराइज करने के लिए लगाई है वो एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप वीक फील्ड रखेंगे तो सारे मॉलिक्यूल्स बराबर से स्ट्रेच नहीं होंगे और आपके पास जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू कम रह जाएगी। इसी तरीके से वीक फील्ड होगी तो सारे डाइपोल्स भी घूम नहीं पाएंगे। तो हमें अगर प्रॉपर लार्ज अमाउंट में पोलराइजेशन करवाना है तो हमें जो एक्सटर्नल फील्ड रखनी पड़ती है ना बच्चों, उसकी वैल्यू ज्यादा रखनी पड़ती है। द फील्ड शुड बी स्ट्रांग, और इसी का मेजर हम बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। अब देखो यहां पर हुआ क्या, यहां पर ये इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस हो गया, इसे हम QP का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये जो डाइपोल था इसकी थिकनेस D थी, या T कुछ भी मान लो आप, D मान लो या T मान लो। ठीक है, इसकी थिकनेस D थी और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था ये A था। तो अब इसके अंदर कितना इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हुआ पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। तो देखो यहां पर डिस्टेंस D है दोनों पोल्स के बीच में, इंड्यूस्ड चार्ज QP है, तो जो डाइपोल मोमेंट इसके अंदर इंड्यूस होगा, देखो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला याद है, वो होता था चार्ज इनटू सेपरेशन। चार्ज कितना है इंड्यूस्ड? QP, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है? D। तो आपके पास डाइपोल मोमेंट आ जाएगा QP इंटू D। अब ये एक क्यूबॉइड फॉर्म में है, तो इसकी अगर मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करूं तो वॉल्यूम आ जाएगी एरिया इंटू डेप्थ AD। तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट या पोलराइजेशन डेंसिटी होगी वो होती है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इस D से ये D कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा QP अपॉन A।
अब QP था यहां पर इंड्यूस चार्ज, A था एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया को हम जानते हैं एक दूसरे नाम से, इसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। तो ये किसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई? डाइलेक्ट्रिक की। तो इसलिए इसको सिग्मा P लिखते हैं क्योंकि ये पोलराइजेशन वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी है। देखो ये चार्ज पोलराइजेशन से आया था QP, तो ये पोलराइजेशन वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा P हम इसको लिखते हैं, ठीक है। अब तो पोलराइजेशन डेंसिटी का फॉर्मूला और क्या बन गया? द पोलराइजेशन डेंसिटी मे बी डिफाइंड एज द चार्ज इंड्यूस्ड पर यूनिट सरफेस एरिया। एक तो फॉर्मूला ये बन गया, दूसरा फॉर्मूला है द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम या इंड्यूस्ड चार्ज पर यूनिट एरिया, दोनों से ही आप पोलराइजेशन डेंसिटी यानी अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक को मेजर कर सकते हैं। आई होप बच्चों ये वाला टॉपिक आपको ये समझ में आ गई चीज। चलिए अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी की। अब देखिए जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है ये एक बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। हमने देखा कि किसी मटेरियल को जब आप फील्ड में रखते हैं तो वो पोलराइज हो जाता है। कितना पोलराइज हुआ है वो उसे हम बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। अब अगर उसी का मेजर उस फील्ड के रिस्पेक्ट में निकाला जाए, यानी अगर हम अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन को मेजर करें विथ रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड या एक्सटर्नल फील्ड, इसी फिजिकल क्वांटिटी को बच्चों नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये सिंपली एक मेजर है जो बताता है कि कोई मटेरियल कितना पोलराइज होगा कितनी फील्ड में रखे जाने पर। तो ये फील्ड के साथ कंपैरिजन है। सिंगल अगर आपको सिर्फ पोलराइजेशन मेजर करना है कि कितना पोलराइज हुआ मटेरियल, तो हम उसके लिए नापते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। लेकिन अगर हम ये भी साथ में नापना चाहें कि कितनी फील्ड में रखे जाने के रिस्पेक्ट में वो मटेरियल कितना पोलराइज होगा, यानी यहां पर फील्ड भी साथ में इंक्लूड हो जाती है, एक्सटर्नल फील्ड, इंड्यूसिंग फील्ड, जो कि डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज करवा रही है। अगर उस फील्ड के रिस्पेक्ट में हम देखना शुरू करें तो उस क्वांटिटी को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो पोलराइजेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल फील्ड के, भाई कितनी फील्ड उसके ऊपर लगाई गई है, ठीक है ना। रिजल्टेंट फील्ड जो एग्जिस्ट कर रही है मटेरियल के अंदर, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मटेरियल जितना स्ट्रांगली पोलराइज होगा उसके अंदर जो फील्ड डेवलप होगी, रिजल्टेंट फील्ड, वो उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि जितनी ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड होती थी, अगर आप याद करो हमने पढ़ा था जो नेट फील्ड E आती थी आपके पास, वो आती थी E0 माइनस EP, है ना। तो भाई एक्सटर्नल फील्ड अगर आप स्ट्रॉन्ग कराओगे तो रिजल्टेंट फील्ड भी ज्यादा हो जाएगी, है ना। ये फील्ड अगर ज्यादा होगी तो ये रिजल्टेंट फील्ड, जिसे हम रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे, वो भी ज्यादा होगी। अब ये फॉर्मूला कहां से आया? जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें मैंने ये पूरा समझा रखा है किस तरीके से एक डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट काय मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो एक्स जैसा सा लेटर है इसको काय पढ़ा जाता है, ची नहीं है, याद रखने से ची मत बोलना, इसे बोलते हैं काय। तो एप्सिलॉन नॉट काय ई, ये काय ही यहां पर कहलाता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बन जाता है फॉर्मूला P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E। तो अगर हम इसको दिखाएं, द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कितने टाइम्स? एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है ये सिंपली और कुछ नहीं है, ये बेसिकली मेजर है कि किसी एक गिवन फील्ड के अंदर कोई मटेरियल कितना पोलराइज किया जा सकता है। तो इसी मेजर को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। आई होप सबको क्लियर हो गया बच्चों यहां पर, यस और नो? ओके। अब हम देखेंगे एक बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट, वो है रिलेशन बिटवीन डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ये कापा क्या था? ये था डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इस लेटर को कापा पढ़ा जाता है, हम इसे के लिख देते हैं वैसे, पर ये एक्चुअली में ग्रीक अल्फाबेट कापा है, ठीक है। इसी तरीके से इस अल्फाबेट को पढ़ा जाता है काय, CHI। ये ससेप्टिबिलिटी के लिए यूज होता है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए यूज होता है। ये हमारे पास है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, किसी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ये उसी मटेरियल की इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है।
तो अब हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। बड़ा ही आसान डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल्स में भी यूज होता है। तो देखिए कितनी आसानी से निकल जाएगा। हमने कल रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, याद है सबको? रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डाइलेक्ट्रिक है, जब उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो उसके अंदर जो फील्ड बच जाती है, रेजिडुअल फील्ड, वो बाहर वाली अप्लाइड फील्ड से कम हो जाती है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक की खासियत होती है कि वो फील्ड को घटा देता है, कम कर देता है। ठीक है, तो उस फील्ड को हम लिखते थे E, रिड्यूस्ड वैल्यू को, और उसकी वैल्यू आती थी E0 माइनस EP। अगर आप याद करो, ये E0 क्या था यहां पर? ये था एक्सटर्नल फील्ड, इंड्यूसिंग फील्ड भी बोलते हैं इसको, और ये थी इंड्यूस्ड फील्ड जो पोलराइजेशन की वजह से डाइलेक्ट्रिक के अंदर प्रोड्यूस हुई थी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड से, इसीलिए हमने इनको माइनस किया है। अगर आप याद करो, देखो कुछ ऐसा सा डायग्राम था वो कल, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, ठीक है ना? अगर नहीं देखा है, मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर के नहीं देखी है बच्चों, तो उसे जाकर के देख लो। ये सारे कॉन्सेप्ट्स उसी से रिलेटेड हैं, तो अच्छा रहेगा ना कि वो बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक जा करके, तो जा करके उसे जरूर देख लें। ये है एक्सटर्नल फील्ड E0, डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्ज इंड्यूस होता है, तो इसके अंदर बनती थी फील्ड EP। तो जो नेट फील्ड बचती है उसे बोलते थे रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आती थी E0 माइनस EP से, है ना? E0 में से, यानी एक्सटर्नल फील्ड में से इंड्यूस्ड, पोलराइजेशन की वजह से जो इंड्यूस्ड फील्ड बनती है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, माइनस कर देते हैं, क्योंकि फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और हमें पता है अगर वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो EP है, EP ये आ जाएगी सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा P अभी हमने पढ़ा था ये पोलराइजेशन डेंसिटी के बराबर होता है, क्योंकि आप कह सकते हैं सिग्मा P इक्वल्स टू पोलराइजेशन डेंसिटी। अभी हमने देखा था पोलराइजेशन डेंसिटी, पहला टॉपिक वही था वीडियो में। ठीक, और P का जो फॉर्मूला है वो था एप्सिलॉन नॉट काय E, यही थी वैल्यू, रख दीजिए उठा करके। तो आपके पास EP की वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट काय E अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, आ गई काय E। ये वाली वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास E आ जाएगी E0 माइनस काय E। ठीक, इस काय E को इधर ले जाइए, तो आप कह सकते हैं E प्लस काय E इक्वल्स टू E0, या लिख सकते हैं E0 इक्वल्स टू E कॉमन 1 प्लस काय। इस E को अपॉन में ले आइए, तो आपके पास आ जाएगा E0 अपॉन E इक्वल्स टू 1 प्लस काय। लेकिन अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला याद करो, ये होता था E0 अपॉन E, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपके पास आ गया कापा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल्स टू 1 प्लस काय, यानी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। है ना कितना आसान? देखो डेरिवेशन कुछ भी मुश्किल नहीं है, बेसिक से कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए हैं और उससे हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया, है ना बच्चों? आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आपको मजा आने लगा है, और फिजिक्स अगर आपके लिए आसान बन गई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। ठीक, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज सपोर्ट करिए, कमेंट करिए, वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।